हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के एनसीईआरटी गणित के पाठ 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने का तथा उसकी और समीकरण को हल करने का प्रयास करेंगे। पहले थोड़ा सा इस पाठ को समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड पर सबसे पहले लिखा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, एक तुम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हो, लेकिन एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। चर तथा अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं द्वारा यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा व्यक्त करने पर हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। एक बीजीय व्यंजक मैंने उदाहरण लिखा है जैसे 4x। इसका मतलब है 4 और x की गुणा करने पर हमें यह बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा बीजीय व्यंजक मैंने लिखा है 2x + 3 यानी कि 2 और x की गुणा करने पर और उसमें 3 जोड़ने पर अचर राशि 3 को जोड़ने पर यह बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से y/5 - 6 एक अन्य बीजीय व्यंजक है। इसमें चर राशि y को गणितीय संक्रिया भाग अचर राशि 5 से भाग करके उसमें से अचर राशि 6 घटाने पर यह बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ है। एक मैंने अन्य उदाहरण लिया है कि z² - 2 यह भी एक बीजीय व्यंजक है। इसमें चर राशि z को चर राशि z से ही गुणा करके 2 घटाने पर यह बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है। यह हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब हम चलते हैं समीकरण की ओर। मैंने समीकरण के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया है कि जब हमारा कोई बीजीय व्यंजक किसी अन्य चर या अचर या बीजीय व्यंजक के बराबर हो जाए तो वह समीकरण बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 4x + 6 = 10। 4x + 6 यह हमारा बीजीय व्यंजक था। यह किसी चर राशि के बराबर अचर राशि 10 के बराबर हो गया है, तो यह हमारा समीकरण बन गया है। इसी प्रकार से 2y - 3 यह भी बीजीय व्यंजक है। -3y + 4 यह भी बीजीय व्यंजक है। यह आपस में दोनों बराबर हुए तो ये बीजीय व्यंजक से समीकरण बन गए। इसी प्रकार से z² - 2 एक बीजीय व्यंजक है। दूसरा बीजीय व्यंजक z² + z - 6 यह भी एक बीजीय व्यंजक है। यह दोनों बीजीय व्यंजक आपस में बराबर हुए तो ये समीकरण बन गए। अब ये बराबर कैसे होते हैं, इसमें कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों के अनुसार ये आपस में बराबर होते हैं। इसे हम आगे जब हम प्रश्नावलियों को हल करेंगे तब इसको हम समझेंगे। अब बात करते हैं समीकरण में। समीकरण में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो हमारी दाईं तरफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण पे, जैसे 4x + 6 = 10, तो ये में हमारे बाएं हाथ की ओर है, तो यह बायां पक्ष कहलाता है समीकरण का। और यह जो पक्ष हमारे दाईं ओर की ओर है तो यह हमारा हो जाएगा दायां पक्ष। तो समीकरण में सदैव दो पक्ष होंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, और यह दोनों पक्ष समता के चिन्ह से आपस में जुड़े रहते हैं। समता मतलब बराबर के चिन्ह से जुड़े रहते हैं। यह बराबर का चिन्ह किसी ना किसी शर्त के अनुसार इसमें लगेगा। वह जब हम सवालों को प्रश्नावलियों को हल करेंगे तब हम उसको सीखेंगे। अब चलते हैं आगे, समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट, उदाहरणों की सहायता से हम एक चर वाले समीकरणों को समझने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम रैखिक समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है x + 3 = 10। दूसरा उदाहरण है xy - 6 = -10। तीसरा उदाहरण है 2y - 10 = -3y + 15। और उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है x² - 6 = 30। अगर हम पहले उदाहरण को देखते हैं, ये फर्स्ट उदाहरण है x + 3 = 10। इसमें अगर हम चर राशि देखेंगे तो केवल एक ही चर राशि है, तो यह जो समीकरण है वह एक चर वाली है। अच्छा, अब हम दूसरे अगर उदाहरण को देखते हैं तो इसमें x और y दो चर है, इसलिए यह दो चर वाली समीकरण है। फिर हम तीसरे उदाहरण की ओर देखते हैं तो इसमें y और यहाँ भी चर राशि y है, यहाँ भी चर राशि y है और इसके दाएं पक्ष में भी चर राशि y है, इसलिए यह भी
एक चर वाली समीकरण है। एक्स स्क्वायर, अगर हम चौथे की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 30 में एक्स केवल एक ही चर है, तो यह भी एक ही चर वाली समीकरण है। तो अब हम समझ गए हैं कि एक चर वाली समीकरणें वे होती हैं जिनमें केवल एक ही चर राशि होती है। अब बात करते हैं कि रेखिक समीकरण क्या होते हैं। अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, फिर से इन्हीं उदाहरणों को एक बार दोबारा देखिए। इसमें चर राशियों में को ध्यान से देखिए। यहाँ चर राशि की घात 1 है। दूसरे में चर राशि की घात, यहाँ x की भी घात 1 है और y की भी घात 1 है, तो यहाँ चर राशि की घात कितनी हुई? 2। यहाँ चर राशि की घात 1 और यहाँ चर राशि की घात 2 हो गई। तो जिसमें चर राशि की घात 1 होती हैं वे सब हमारी रेखिक समीकरणें होती हैं। ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा कि वे समीकरणें जिनमें चर राशि की घात 1 हो वह सब हमारी रेखिक समीकरणें होंगी। तो रेखिक समीकरणें ये हमारी हुई एक चर वाली रेखिक समीकरण। x और y इसमें दो चर हैं, लेकिन दोनों की घातें गुणा होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि ये रैखिक समीकरण नहीं होगी। इसकी बात करें तो यहाँ भी y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है, तो यह एक चर वाली रेखिक समीकरण हुई। यहाँ x की घात 2 है, तो यह रेखिक समीकरण नहीं है। चलिए एक उदाहरण से और स्पष्ट कर दूं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, लेकिन इसमें दो चर हैं। घात 1 होने के कारण यह भी रेखिक समीकरण है, परंतु हमें इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे जो कोर्स में केवल एक चर वाले रेखिक समीकरण, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जिनको मैंने टिक के निशान से दिखाया है, इसी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। और आपको बता दूं कि आप लोगों ने कक्षा 7 में इस प्रकार के प्रश्नों को, इन समीकरणों को हल करना सीखा है। आइए हम पहली प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को लेकर के उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम प्रश्नावली 2.1 को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला इसमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रश्नावली में बहुत सारी हमें समीकरण दी हैं। अभी मैंने उसमें से एक समीकरण ली है, जो पहली है x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इस समीकरण को हल करते हैं। समीकरण को हल करने का अर्थ होता है कि इसमें जो चर राशि x है इसके मान को ज्ञात करना। तो समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि समीकरण में ये जो बराबर का चिन्ह है इसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आप लोग दुकान से सामान लेने जाते हैं तो उसमें आप तराजू देखते हैं, तो समीकरण भी बिल्कुल हमारे तराजू की तरह ही होती है। जिस प्रकार से तराजू में दो पलड़े होते हैं, दाया पलड़ा और बाया पलड़ा, सामान हम तभी लेते हैं जब दोनों पलड़े बराबर हों। अगर हम 2 किलो चीनी लेने जा रहे हैं और तो दोनों ही पलड़े में इस ओर 2 किलो का बाट तो दूसरी ओर 2 किलो चीनी होनी चाहिए। अगर हम इसमें से 1 किलो चीनी इस हिस्से से निकाल देते हैं तो दूसरी तरफ से हमें 1 किलो का बाट भी कम करना पड़ेगा, तभी तराजू संतुलित रहेगा। ठीक उसी प्रकार से समीकरण में भी करना पड़ता है। अगर हम एक तरफ किसी मान को, अगर हम बाट को एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो उसी मात्रा में दूसरी तरफ हमें वस्तु को भी बढ़ाना पड़ता है। चीनी का ही उदाहरण लीजिए, चीनी को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 3 किलो का बाट रख रहे हैं तो इधर भी चीनी 3 किलो हमें और रखनी पड़ेगी, और दोनों ही जब संतुलित होंगी तभी हम उस सामान को खरीदते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस समीकरण को भी हम हल करेंगे। तो हम समीकरण को हल करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए, इसमें से जितनी भी अचर राशियां हैं उनको हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक अचर राशि जैसे 2 है, इसको हटाएंगे। 2 का चिन्ह माइनस है, 2 को हटाने के लिए, यानी कि 2 को शून्य बनाने के लिए इसमें हमें 2 जोड़ेंगे। आप पूर्णांकों में इस चीज को सीख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों में समीकरण के दोनों पक्षों में
2 जोड़ने पर, तो यहाँ हम x माइनस 2 प्लस 2 जोड़ देंगे। अब इस पक्ष में 2 जोड़ा है तो दूसरे पक्ष में भी हम 2 जोड़ देंगे। अब ये तभी हमारा तराजू बैलेंस रहेगा, यानी कि समीकरण हमारी क्या रहेगी, संतुलित रहेगी। अब यहाँ से 2 घटा, माइनस है प्लस है तो हम इसको घटा देंगे, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। मैं याद करने के लिए या आपको याद रखने के लिए बता दूं, अगर यहाँ 2 माइनस हो रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, x में 2 ऋण हो रहा है तो इसका मतलब है हमें 2 इसमें जोड़ना है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, हमें हमेशा प्रोसेस, इसकी उल्टी प्रोसेस हमेशा करनी है। अच्छा बच्चों, इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, जिसको हम पक्षांतरण करना कहते हैं। वैसे ये दोनों विधियां आप कक्षा 7 में सीख चुके हैं। इसी सवाल को देखिए, पक्षांतरण से हम कैसे करते हैं। सवाल वही है, बोर्ड पे लिखा हुआ x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 को x से हटा करके -2 को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम कहते हैं पक्षांतरण करने पर। तो हम -2 का पक्षांतरण कर देते हैं। अब ये ऋण चिन्ह है, याद रखिएगा, जब पक्षांतरण करते हैं तो -2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो x बराबर -2 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस जो है दूसरी तरफ जाने पे प्लस हो गया, तो 7 और 2 को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो गया 9। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जब हम उसका पक्षांतरण करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो वह अपने के ठीक उलट व्यवहार करने लगती है। अगर जैसे यहाँ पे 2 घट रहा था तो दूसरी तरफ जाने पे 2 जुड़ गया। अगर 2 यहाँ पे जुड़ रहा होता तो 2 दूसरी तरफ जाने पे घट जाता। चलिए अन्य सवालों की सहायता से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैंने आपके बोर्ड पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है, y + 3 = 10। इसको हम पक्षांतरण विधि से ही हल करते हैं। देखिए, यहाँ 3 जुड़ रहा है y में, हमें समीकरण को हल करना है, यानी कि y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए इस 3 को इस यहाँ से हटाना होगा। तो उसके लिए 3 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि 3 का पक्षांतरण करने पर। अब जब हम +3 का पक्षांतरण करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो ये यहाँ जुड़ रहा था, जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ इसकी प्रोसेस बिल्कुल उलट हो जाएगी, यानी कि 3 यहाँ जुड़ रहा है तो दूसरी तरफ जाने पर ये क्या हो जाएगा, घटने लग जाएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा 10 - 3 पक्षांतरण करने पर। यहाँ पे हमने पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण किसका किया, 3 का किया। तो y बराबर 10 में से 3 माइनस किया तो ये 7 आ गया। इसी प्रकार से एक अन्य प्रश्न से और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं अब प्रश्न नंबर सीधे 5 में आ रहा हूं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 5 है। 6x बराबर 12, ये हमें एक समीकरण दी हुई है। इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी कि हमें फिर से x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर 6 को x से हटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि 6 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। लेकिन ध्यान दें, 6 से x में क्या हो रहा है, 6 ना तो x में जुड़ रहा है, ना ही 6 x से घट रहा है, यानी कि ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रही है। अगर 6 और x के बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की आपस में क्या हुई है, गुणा हुई है। तो इसलिए जब हम 6 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 6 से बराबर की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 6 का पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ x बराबर 12/6। 6 से यहाँ गुणा थी, अभी मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, 6 से जब गुणा हो रही है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पे
गुणा की उलट प्रोसेस यानी कि ठीक विपरीत प्रोसेस यानी कि भागा हो जाएगी। तो 6 से हम 12 को भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, तो x बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने प्रश्न नंबर 1, 2 और 5 ये आपके सामने हल किए हैं। अब इसमें बीच में जो अन्य प्रश्न हैं उनको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। शेष प्रश्न में अगले वीडियो में आपको हल करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।